मौजूद है वितापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है पैराबोलॉइड। ठीक है, जो अब तक अपन ने इलिप्सॉइड के बारे में डिस्कस किया है कि इलिप्सॉइड जो है वो क्या होता है। ठीक है, जो दीर्घवृत्तज है उसके बारे में अपन ने जो जनरल इंट्रोडक्शन था वो अपन ने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। ठीक है, अब जो है वो अपन पैराबोलॉइड को डिस्कस करेंगे, यानी परवलज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। परवलज ये क्या होता है, इसकी जो इक्वेशन होती है उसको अपन कैसे डिफाइन करते हैं और किस तरह से ये जो है इनके पॉइंट, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इनके जो पोलर प्लेन है, इनके जो टेंजेंट प्लेन है, ये सब अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं उनको अपन एक एक वीडियोस में यहाँ पर आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं अपन पैराबोलॉइड की, परवलज की। तो सबसे पहले अपन इसकी बात करेंगे मानक समीकरण की, कि इसकी जो मानक समीकरण होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, वो क्या रहती है। ठीक है, जैसे अपन यहाँ पे सेंट्रल कोनिक की बात करते थे, तो ये जो पैराबोलॉइड होता है, एक चीज आप इसमें ध्यान रखिएगा कि पैराबोलॉइड जो है वो अपना सेंट्रल कोनिक नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सेंटर प्रेजेंट नहीं होता है। देखिए इसकी जो इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है, ax² प्लस by² इक्वल टू 2cz। ये इक्वेशन अपनी यहाँ पर रहती है, और इस इक्वेशन में अपन देख पा रहे हैं कि अपन जो है वो इसका जो सेंटर है उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो सेंटर है वो प्रेजेंट नहीं होता है, और इसीलिए ये सेंटर कोनिक का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यह है केंद्रीय शंकुवज नहीं होता है, क्योंकि इसका कोई केंद्र नहीं होता है। क्लियर है ये? तो सेंट्रल कोनिक का पार्ट ये नहीं होता, आप इस चीज को यहाँ पर अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि सेंट्रल कोनिक के यहाँ पे सेंट्रल कोनिक की हेल्प से अपन जो ये जो अपन ने परवलज की जो इक्वेशन देखी है, ठीक है, इसके मोस्टली जो है दो पार्ट अपन और देखने को मिलते हैं। वो होता है अपने दीर्घवृत्तज के रूप में और अति परवलज के रूप में। ठीक है, अब देखते हैं वो इक्वेशन अपन किस तरह से देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसी इक्वेशन के पार्ट रहते हैं, इसी इक्वेशन को इंटरचेंज करके लिखा जाता है। ठीक है, इसके जो दो पार्ट होते हैं उसमें पहला पार्ट रहता है जिसको अपन बोलते हैं दीर्घवृत्तीय परवलज। ठीक है, परवलज की हेल्प से क्या निकाला जाता है, दीर्घवृत्तीय इक्वेशन को डिफाइन किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, दीर्घवृत्तीय परवलज। यानी और उसकी इक्वेशन रहती है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल में 2cz। ये उसकी इक्वेशन यहाँ पर रहती है। क्लियर है? कौन से की? दीर्घवृत्तीय परवलज की। ठीक है, उसके बाद बात आती है अति परवलय परवलज। क्या होता है? ठीक है, ये अपनी दीर्घवृत्तज की होती है, मैं इसको हटा के अति परवलज की भी यहाँ पर लिख देती हूँ। अति परवलय हाइपरबोलॉइड पैराबोलॉइड, हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड। ठीक है, पैराबोलॉइड। ठीक है, अब अपन जानते हैं हाइपरबोलॉइड की जो इक्वेशन होती है हाइपरबोला की, उसमें क्या आता है, माइनस आ जाता है, सिर्फ इतना ही चेंज रहता है और कुछ खास चेंज नहीं होता है। x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 2cz। ठीक है, ये क्या रहेगी अपनी अति परवलज की समीकरण यहाँ पर रहेगी। क्लियर है अच्छे से? तो ये तो हो गई अपने यहाँ पर इनके परवलज के बारे में बात की, परवलज क्या होता है, उसकी इक्वेशन जो होती है वो किस तरह से यहाँ पर रहती है। अब अपन बात करेंगे कोई भी जो परवलज होता है और अगर कोई लाइन लेते हैं तो उन लाइन के दोनों के बीच का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो अपन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ
उसी को उठा रहे हैं और उसको अपन ने बोलेंगे यहाँ पे परवलय और रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, अब देखिए अपन एक लाइन ले लेते हैं, एक लाइन की इक्वेशन ले लेते हैं और एक परवलय की इक्वेशन। परवलय की इक्वेशन अपन ने अभी देखी है, ax² + by² = 2cz। ये इक्वेशन अपनी किसकी रहेगी, परवलय की रहेगी। ठीक है, और जो लाइन की इक्वेशन होती है वो अपन यहाँ पे ले लेते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट से गुजरने वाले जो लाइन होती है उसकी इक्वेशन ले लेते हैं। यहाँ पे माना बिंदु, कोई भी पॉइंट अपन यहाँ उठा सकते हैं, अल्फा बीटा गामा ले लो, x1 y1 z1 ले लो, x1 है y1 है z1 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण, गुजरने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, तो सिंपल अपन उसका समीकरण लिख लेते हैं। क्या बनेगा, x माइनस x1 अपॉन m, y माइनस y1 अपॉन m, z माइनस z1 अपॉन n, और इसको अपन किसके बराबर मान लेते हैं, किसी r के बराबर यहाँ पर लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अपन क्या करेंगे, ये जो कोफिशिएंट्स है अपन x1 y1 z1, यहाँ से अपन x y और z की वैल्यू को निकालेंगे। तो जो दोनों अपने क्या आएंगे, x1 प्लस LR, दूसरा आएगा y1 प्लस MR, और तीसरा आएगा z1 प्लस NR। ये तीनों पॉइंट जो है वो अपने पास यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये अपने पास फाइंड आउट हो गए। अब अपन क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स अपन ने निकाले हैं इन दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन। तो जब इंटरसेक्शन करेगा तो ये जो पॉइंट अपन ने निकाले हैं जो कि लाइन पर स्थित है, ठीक है, लाइन के जो पॉइंट है वो किस पर स्थित होंगे, परवलय पर स्थित होंगे, तभी तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये जो मैंने पॉइंट निकाला है उसको कहाँ रख देते हैं अपन, इसमें रख देते हैं, इस इक्वेशन में परवलय की इक्वेशन में। ठीक है, तो रख दीजिए, a यहाँ पे है ही x1 है प्लस LR का होल स्क्वायर प्लस b y1 प्लस MR का होल स्क्वायर और इक्वल में 2c और z1 प्लस NR। ये इक्वेशन अपने पास में यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं जिससे अपने आगे की जो इक्वेशन है वो बनेगी। ठीक है, अपने पास यहाँ पर देखिए, आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगी, R में एक विकास समीकरण अपने पास में आएगी, तो उसको लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से आएगा r² का जो कोफिशिएंट आएगा, यहाँ से देखिए AL² और यहाँ से आएगा BM²। ये तो किसकी बात होगी, अपने जो r के कोफिशिएंट है उसकी, r² के कोफिशिएंट की। अब उसमें क्या आएगा, r भी तो आएगा साथ में, तो जो r आएगा उसमें साथ में आएगा 2 और r। ठीक है, उसके साथ अपना आएगा LA x1 प्लस BM y1, और ये जो वैल्यू इधर आएगी तो माइनस में होगी, तो माइनस CN। ठीक है, ये इतना रहेगा, ये अपना किसका कोफिशिएंट रहेगा, r का कोफिशिएंट। और अब जो है वो अपन जो कांस्टेंट एलिमेंट है उनको लिख लेते हैं, और जो अपने कांस्टेंट एलिमेंट है वो क्या बचेंगे, देखिए यहाँ पे बचेगा ax1², यहाँ पे बचेगा by1², और यहाँ पे क्या बचेगा, इसको भी उधर ले आते हैं तो -2cz1 = 0। ये इक्वेशन जो है वो अपने पास यहाँ पर बन जाएगी। क्लियर अच्छे से, तो अपने पास क्या आ गई, यहाँ पे R में एक विकास समीकरण जो है वो अपने पास से आ गई। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि जब भी अपने पास R में द्विघात समीकरण आती है तो वो क्या होती है, R के 2 मान अपने पास में निकलते हैं। ठीक है, कितने मान
मान निकलेंगे, आर के 2 मान निकलेंगे, और उन दोनों मानों के को जब अपन पॉइंट्स के इन पॉइंट्स के साथ में रखेंगे तो अपने पास दो जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो भी अपने पास में फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे प्रतिच्छेदन। मान लेते हैं, माना आर के जो मान है वो क्या निकले, R1 और R2 निकले। ठीक है, R1 और R2 है, तो यहाँ पे प्रतिच्छेदन बिंदु क्या हो जाएंगे, उस कंडीशन में अपना प्रतिच्छेदन बिंदु आ जाएगा जहां आपको R दिख रहा है वहां R1, एक बार R1 रख देंगे और एक बार क्या रख देंगे R2, तो अपने पास आ जाएगा X1 प्लस LR1 Y1 प्लस MR1 और Z1 प्लस NR1। यह आ जाएगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आ जाएगा X2 प्लस X1 प्लस LR2 Y1 प्लस MR2 और Z1 प्लस NR2। ये क्या आ जाएंगे, दो प्रतिच्छेदन बिंदु यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ से अपन देख पा रहे हैं कि जो भी अपना परवलय होगा, ठीक है, वो एक लाइन के द्वारा जो है, एक लाइन की हेल्प से जो है वो दो जगह क्या होगा, इंटरसेक्ट होगा, और वो दोनों पॉइंट अपन इस तरह से यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपन परवलय और रेखा का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है उसको यहाँ पर अपन इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपन ने पैराबोलॉइड के बारे में डिस्कस किया है कि जो परवलय है वो होता क्या है, उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन को देखा है, और उसके साथ जो अपन ने हाइपरबोला और दीर्घवृत्तज है उनकी इक्वेशंस को भी अपन ने देखा है, और जो दो एक परवलय और लाइन के बीच का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो कैसे निकाल सकते हैं, वो उनका मेथड भी अपन ने यहाँ पर देखा है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और कुछ भी नहीं समझ में आता तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।